हेलो दोस्तों, मैं हूँ मौसमी और क्रिएटिव सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फेमस लोक कथा जिसका शीर्षक है मैना और बूट, यह लोक कथा सीखेंगे समझेंगे। और यह एक बाल कथा की श्रेणी में आता है। किस प्रकार की कथा है? बाल कथा। विद्वानों के द्वारा इस बाल कथा को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है लघु छंद और एक है साधारण। लघु छंद में अक्सर होता है कि जो तुक के आधार पर होगा, जिसमें बीच बीच में गाना गाया जाएगा, और बच्चों में इस प्रकार की कहानियों को में अक्सर संगीतात्मकता का भाव होता है, जो कि कहानी में एक प्राण ही डाल देता है। इस कहानी को आप अक्सर अपने दादा दादी नाना नानी से शुगा और बूट के नाम से भी सुने होंगे। ऐसी कथाओं में बच्चों को शिक्षा तो मिलती ही है और उनमें नैतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत होता है। इस तरह की कहानियों से बच्चों में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जरूर से आप इस तरह की कहानियों को अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें जरूर सुनाएं। उनके जो मस्तिष्क है, उनका मस्तिष्क मानस भी बहुत ही पुष्ट हो जाता है। इस कहानी में बच्चों में कौतूहल, चमत्कार और कल्पना जैसी विशेष तरह की रोचक पहलू सामने उभर कर आती है। तो इस महत्वपूर्ण कहानी को चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यह है कहाँ क्या। तो इसका शीर्षक है मैना और बूट, यानी कि शुगा और बूट। मैना को ही क्या कहा जाता है? शुगा। अब बूट अर्थात की होता है चना। तो यह जो लोक कथा है वह नागपुरी में है। इसे हम नागपुरी में पढ़ेंगे और बीच बीच में हम हिंदी में भी देखते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैना के एगो बूट भेटालक। भेटालक मतलब क्या होता है कि उसको मिल गया, एक चना मिल गया उसे। वो बूट के आपन चोंच में धइर के उड़लक, मुदा वो बूट एगो बड़ काठ ऊपर गिरलक, तले उकरे में घुस गेलक। जैसन हिया काठ देखाल जाहे, उ चोंच में दबाए के बूट के तो उड़लक, लेकिन एगो बड़ काठ में उ चनागो घुस गया। मैना वो बूट के आपन से निकलाए कोशिश करलक, मुदा नी पारलक। निकलाइके नी पारलक, वो बूट के उ काठ से निकलाइके नी पारलक। मैना एगो बढ़ई जगह गेलक और ऊकर से बूट के निकलाए ले काठ के फारे कहलक। अब वह मैना उड़ते उड़ते किसके पास गई? एक बढ़ई यानी कि कारपेंटर के पास में गई। और मैना इस कारपेंटर से कहती है कि भाई, मेरे पास में मेरा जो बूट था, चना था, वह काठ में गिर गया है, उसे तुम फाड़ दो उस काठ को, ताकि मेरा जो चना है वह निकल जाए। बढ़ई कहलक कि काठ कर का गुनाह कई है? काठ जे है उसका गुनाह क्या है? वो क्या गलती किया है जेकर चलते उके फार्मू? मैना कहलक। तो ऐसा जब बोलता है वो बढ़ई कि वो काठ क्या गलती किया है कि उसके चलते हम उसको फाड़ डालें या चीर दें, तब फिर मैना कहता है, काठ में बूट बढ़ई काठ फारे नहीं, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। यानी कि जो बूट है, चना है, वो गिर कहाँ गया है? काठ में गिर गया है। और बढ़ई है उस काठ को फाड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब वह फाड़ेगा ही नहीं तो बूट तो निकलेगा नहीं। और जब बूट यानी कि चना निकलेगा ही नहीं, तो कैसे मैना का जो बूट है वह निकल पाएगा? बेचारी मैना हसुआ जाती है, यानी कि मुरझा जाती है, उदास हो जाती है। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है इस कहानी में। मैना ठसुआ के खुईर गेलक, मतलब वह वापस आ जाती है मैना। उसके बाद में क्या होगा? मैना ठसुआए के घुर गेलक, मैना के बढ़ई के बड़ गुस्सा आलक और उड़ले उड़ले सांप जगे गेलक। देख रहे, वो उड़ते उड़ते अब किसके पास गई है? सांप के पास में चली गई। सांप से बढ़ई के काटे के लिए कहलक, मुदा सांप ओकर बात के नी मानलक और कहलक, बढ़ई कर का कसूर है जे ऊ के, यानी कि सांप, यानी कि ऊ काले काटे उके। अर्थात होता क्या है कि यह मैना उड़कर बढ़ई से फंसवा के वो किसके पास चली गई है? अब सांप के पास चली गई। और सांप को कहते हैं कि हे सांप भाई, तुम उस बढ़ई को काट दो, जिससे कि वह मर जाएगा, क्योंकि वो तो मेरा काठ को फाड़ा नहीं और मेरा चना निकला नहीं। लेकिन यह सांप जो है वो मैना से कहती है या कहता है कि उसको मैं क्यों काटूं, उसका गलती क्या है, क्यों मैं काटूं उसको? इस तरह का फिर से रिप्लाई आता है। तब फिर मैना कहती है, बेचारी, काठ बूट नी देवे, जो काठ है, लकड़ी है, वो बूट नहीं दे रहा है। बढ़ई काट के नी फारे,
सांप बढ़ी के नी काटे और मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। अब मैना लौरी जगे गलक। सांप के बाद अब मैना किसके पास गई? लौरी। लौरी का मतलब क्या होता है? एक डंटा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिक, छड़ी, यहाँ पर दिखाया गया है, इसी को कहा जाता है लौरी। तो मैना किसके पास में गई है? लौरी के पास में। मैना लौरी से कहलक सांप के मायर दे काले की ऊ बढ़ई के नी काटे। अब क्या कह रही है मैना इस लौरी को, यानी कि इस स्टिक को, डंडा को कह रही है कि उस बढ़ई, जो सांप है, सॉरी, उस सांप को तुम क्या करो? मार दो। तो फिर यह लौरी क्या कहता है? लौरी कहलक सांप कर का गुना आहे जे मारमू के। तले मैना कहलक। फिर से अब मैना क्या कहती है? काठ बूट नी देवे, बढ़ी काट के नी फारे, सांप बढ़ी के नी काटे, लौरी सांप के नी मारे, मैना कर बूट निकले तो कैसे निकले। तो देखिए वो एक सीक्वेंस में आ रही है। सबसे पहले उसका जो बूट है वो काठ पे गिर गया है, उसे निकालने के लिए सबसे पहले वो किसके पास में गई है? तो कारपेंटर, बढ़ई के पास में गई है। यह काम नहीं करता है तब वह सांप के पास गई। सांप भी नहीं काटता है तब वह किसके पास गई? लौरी के पास, यानी कि डंटे के पास में। और जब डंटा भी नहीं मारता है सांप को, तब अब आगे क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। एहे तईर मैना आइग जगे, बद्री जगे, तले समुदर जग जाएला, मुदा के उकर मदद नहीं करे ना। देखिए अब उसके बाद में वो आग के पास जाती है, फिर बादल के पास, और फिर समुद्र के पास जाती है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है एक सिक्वेंसल में। इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके बाद वह किसके पास गई। अब क्या होगा? मैना का बूट निकले तो कैसे निकले? मैना फिर सोचती है कि जो मैना का बूट है वो कैसे निकल पाएगा। हायर के आखिर में वो भगवान राम जगह गेलक। केकर जगह गेलक? भगवान राम के जगह में, जो रामायण में हम लोगों ने जिसके बारे पढ़ चुका है। सो बात के सुइन ले लय, तब राम समुदर के सोखे के लिए कहलन। जब मैना का सारा बात भगवान राम सुन लेते हैं, तब वह समुद्र को सूख जाने के लिए कहते हैं। जैसे कि रामायण में बताया गया है कि समुद्र जब रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वह अपना तिर धनुष निकालते हैं और उस पे चलाते हैं कि समुद्र का सारा पानी सोख देंगे। तब समुद्र क्या किया था? अनुनय विनय किया था ना। समुद्र ई बात के सुनलक, तब कूद के गेलक और बदरी के पानी देवे के बात कहलक। समुद्र को भी तो डर है उसका पानी खत्म हो जाएगा, तो वह किसके पास जाता है? बादल के पास में जाएगा और उसे पानी देने के लिए कहता है। बदरी आग के मिझाए के बात कहलक। बदरी अब किसको बोल रहा है? कि आग को बुझाने के लिए। आग लौरी के जलाए के लिए। लौरी सांप के मारे और सांप बढ़ई के काटे के बात कहलक। बढ़ई झट से काट के फायर देलक। मैना कर बूट निकल गेलक। मैना बूट के लेके खुशी खुशी चल गेलक। तो देखिए लास्ट में होता क्या है कि जब भगवान राम बोलते हैं, तब एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का इसमें प्रभाव आ रहा है, जिसके कहने मात्र से क्या होता है, उस चिड़िया को, उस मैना को उसका बूट मिल जाता है। तो हमारे समाज में भी यही होता है कि जब तक कोई शक्तिशाली व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई काम नहीं होता है। अर्थात कि हम कितना भी अनुनय विनय क्यों ना कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। और इस कहानी में ईश्वर के प्रति आस्था को भी दिखाया गया है। तो बच्चों में ईश्वर के प्रति आस्था भी जागृत होती है, वह उनसे सीखते भी हैं। और जब हमसे कोई काम पहले अनुनय विनय से नहीं होता है, तो हमें एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के पास में जाना होता है और अपना काम किस तरह से कराना है वह हम इस कहानी से सीख सकते हैं। तो आज का ये कहानी था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।